और दोस्तों आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग ईवीएस का सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले आज ही हमने सेट 1 भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक सेट 1 नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं। ईवीएस का सेट 1 हमने अपलोड कर दिया है, जो 1 जनवरी 2022 को पूछा गया ऑनलाइन सीबीटी मोड क्वेश्चन है सीटेट का, ठीक है। और ये ईवीएस का सेट 2 है, जो कि 3 जनवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज फिर हम लोग 30 क्वेश्चन का ईवीएस का क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखें तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियोज आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ईवीएस का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही इसमें क्या है, 61 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो एक गिलहरी होता है और दूसरा क्या होता है, चूहा होता है, जिसका दांत जीवन भर निरंतर बढ़ता रहता है, इसलिए वह कुतरते रहता है किसी न किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्ली है, बिल्ली नहीं होगा, सांप नहीं होगा और बाघ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गिलहरी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एक का भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता को पहचानिए। जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उसकी विशेषता को। केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। नर मधुमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती है, ये सही बात नहीं है, केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। उसके बाद डी में क्या कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन खोजती है और उनके छत्तों में रस लेकर आती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में सी है, खत्म हो गया। ऑप्शन बी में सी है, खत्म हो गया। बाकी बचा ए, सी और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए, बी और डी तीनों है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कर रहा है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उन वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है, ये एक्ट अधिनियम 2007 से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये सब का चर्चा नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झूम खेती, झूम खेती क्या होता है, तो झूम खेती क्या होता है, ऑप्शन ए में है जैविक होती है, बी में है काट और दग्ध होती है, सी में है कीटनाशकों का सीमित उपयोग और डी में है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो रासायनिक खाद का सीमित उपयोग भी नहीं होगा, कीटनाशक का सीमित उपयोग भी नहीं होगा और ये एक जैविक खेती भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें यानी कि फसल उगाने के बाद उसको काट के जलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिन खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उसको खेती किया जाता है उसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, काट और यानी पहले काट देता है फिर दग्ध खेती किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है, रोनाल्ड रॉस ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश के लिए मिला था, किसके शोध करने के लिए मिला था। डेंगू के मच्छर से फैलता है, डेंगू मच्छर से फैलता है, इसके लिए मिला था, या मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए मिला था, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, इसके लिए मिला था, या प्लेग शिशुओं से फैलता है, इसके लिए मिला था। तो प्लेग का यहाँ चर्चा नहीं है, चिकनगुनिया का भी ये इससे संबंधित नहीं है, ये मलेरिया का मच्छर से फैलता है, इसका खोज किया था, ठीक है, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, तो छाल का उपयोग किया जाता है। जड़ का नहीं होता है, पत्ता का भी नहीं होता और बीज का भी नहीं होता। पेड़ का छाल का उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है और दवाई के रूप में भी वर्तमान में क्लोरोक्विन का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। 67 नंबर में क्या कह रहा है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है, जहरीले दांतों को विष दंत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सब ऑप्शन बाकी गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो करेत तो जहरीला होता है, उसके बाद अफाई भी जहरीला होता है, दुबैया भी जहरीला होता है। बाकी ये पाइथन जो है, भारतीय सेल अजगर, ये जहरीला नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको नेगेटिव पूछ रहा कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। अगर वीडियोज आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको पता चले कि किसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, जिसमें गोबर से खाद बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, केचुआ छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है, केचुआ। फीता कृमि नहीं होगा, ये कृमि का एक प्रजाति है, ठीक है। जोंक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन सी ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कह रहा है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। पश्मीना ऊन भेड़ से मिलता है, ऊँट से मिलता है,
एल्पेका से मिलता है या बकरी से मिलता है, तो पश्मीना ऊन किससे मिलता है, बकरी से मिलता है, ठीक है। तो साल में एक बार इससे ऊन निकाला जाता है जो लगभग 100 ग्राम के आसपास होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या करा, अधूरे जलीय जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है। तो अधूरे जलीय जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है, ठीक है। कभी कभार गाड़ी में भी अगर पेट्रोल देते हैं तो जब पूर्ण दहन नहीं होता है जब उसका, तो क्या होता है, बहुत काला काला धुआं देता है, जिसमें मुख्यतः क्या प्रधान रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये काफ़ी हानिकारक होता है, ठीक है, सबसे विषैला होता है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कर रहा है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियाँ पानी सीधे पौधे के आधार में दिया जाता है, यानी पौधे के जड़ में दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, नैनो सिंचाई कहलाता है, या फेम्टो सिंचाई कहलाता है, या माइक्रो सिंचाई कहलाता है, या ड्रिम सिंचाई कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ड्रिम सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ड्रिम सिंचाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित पौधे में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है। तो कीटों को जाल में कौन सा पौधा फंसाता है, तो ये आप लोग जानते ही होंगे, नेपथिन्स होता है। उसके बाद क्या होता है, घटपर्णी पौधा, ठीक है, घटपर्णी पौधा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केस्कुटा नहीं होता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ऑप्शन में। अगर इस ऑप्शन को देखें तो अमरबेल, यह क्या होता है, दूसरे पौधे से अपना भोजन करता है, ठीक है। सूरजमुखी का पौधा, ये तो अपने से भोजन बनाता है। केस्कुटा क्या होता है, कैक्टस क्या होता है, और उसके बाद घटपर्णी क्या होता है, घटपर्णी ही ऐसा पौधा है जो कीट को क्या करता है, जाल में फंसाता है, यानी कि एक ढक्कन आकृति का बना होता है, बेलनाकार टाइप का रहता है, शंकु टाइप का। उसमें क्या होता है कि उससे सुगंध निकलता है और कीड़ा मकोड़ा उस सुगंध के और जाता है और वह ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है, जिससे वह उसका शिकार कर लेता है। और यह कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है मुख्यतः जहाँ नाइट्रोजन की कमी होता है, वहीं पे ये विकसित होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए एक संचित करना क्या कहलाता है। वर्षा पानी को इकट्ठा करना, वर्षा पानी को पंप करना, वर्षा पानी का उत्खनन, या वर्षा पानी का संचयन। तो जमा करना क्या कहलाता है, वर्षा पानी का संचयन कहलाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन से रोग मच्छरों से फैलता है। तो मच्छर से फैलने वाला रोग मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, तो निमोनिया जो है मच्छर से नहीं फैलता है, ठीक है। तो यहाँ मच्छर से फैलने वाला पूछ रहा है, बाकी तीनों फैलता है, तो निमोनिया ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल ए भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। मलेरिया भी फैलता है, डेंगू भी फैलता है, और चिकनगुनिया भी फैलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या करा है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करती है, यानी कि शिक्षक को निर्देश देता है कि विद्यार्थी इससे अपेक्षा करता है कि उनका पालन और अनुशासित रहे। तो ये जहाँ भी पालन और अनुशासित आएगा, ये निगेटिव वर्ड होता है, ये हमारा बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बी में क्या कर रहा है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और श्याम पट पर प्रश्न उत्तर लिखता है और लिखने के लिए कहता है, ये भी नहीं होगा। बच्चा को नकल भी नहीं करवाना है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, बच्चों को समझाना है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में क्या करा है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को अवसर देती है, बिल्कुल सही बात है। वे अवलोकन करे, ये भी सही बात है। खोज और अन्वेषण करे, नया नया प्रकार का खोज करे, प्रश्न करे, प्रयोग तथा विभिन्न संपत्तियों की समझ विकसित करे। बिल्कुल सही जवाब हमारा सी सही हो जाएगा। बाकी ये डी सही नहीं होने वाला है, क्योंकि सी हमारा सही है। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता नहीं, उसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहा है, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा, ठीक है। खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, ये नहीं होगा। खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, ये भी नहीं होगा। कुछ मुद्दों का समझ विकास, जैसे कि लड़कों व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सबके लिए समान अवसर तथा समान टीम की भावना, ये बिल्कुल हमारा 77 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। और डी में क्या कर रहा है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान विधि नहीं, क्योंकि ये समाप्त हो चुका है, ये बहुत पुराने ज़माने में चलता था। चौक टॉक विधि ये भी नहीं, ठीक है। जांच आरक्षित विधि और जगमग पद्धति, जगमग पद्धति नहीं होगा तो हमारा क्या यहाँ सही हो जाएगा? जांच आधारित शिक्षण, 78 का ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों होगा? क्योंकि बच्चा को पढ़ाने के समय क्या करना है, पूछना भी है, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो पूछ पूछ के पढ़ाना है उसको, ठीक है, जिससे उसका संपूर्ण विकास हो सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। ईवीएस के शिक्षक में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? पूर्व योजना प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। किसी दूर दराज परिचित स्थान पर जाना, ये नहीं होगा। किसी नज़दीक स्थान पर जाना, ये भी नहीं होगा। अपनी पसंद किसी जगह, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही था, 79 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? 80 में ईवीएस की कक्षा में एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? शिक्षक कक्षा कक्ष में खुशी रहती है, ठीक है। विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। निर्देश का पालन जहाँ भी आएगा नेगेटिव वर्ड होता है, ये ऑप्शन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है? सख्त अनुशासन, जहाँ भी सख्त अनुशासन देखने मिले ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये ऑप्शन भी गया हमारा। करना जिससे वे लिखित कार्यों को केंद्रित करे। सख्त अनुशासन नहीं, लचीला रखना है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप करना, ये बिल्कुल सही हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सुनिश्चित करना कि पुस्तक को पढ़े और बेहतर समझ के लिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप करना, गतिविधि करके बच्चा को सिखाना, ये काफ़ी सही हो जाएगा, 80 का सी, ठीक है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या करा है? बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए एक वंश वृक्ष उपयोगी उपकरण है। वंश वृक्ष क्या होता है? जब परिवार का पूरा डिटेल्स निकाला जाता है, जैसे माता पिता, उसके बाद दादा दादी, नाना नानी, माता पिता का चाचा चाची, दादा दादी का भाई बहन, पूरा एकदम पूरा फैमिली का जब निकाला जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वंश वृक्ष कहते हैं। इससे क्या होता है? बच्चा को उसके संबंध के बारे में जानकारी मिलता है। तो यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से भी उनके आपसी संबंध के बारे में है, ठीक है। उसके बाद यह संयुक्त परिवार, उसके संबंधों के बारे में है। 81 का ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के लिए है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा निकट परिवार। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में केवल है। तो और केवल नेगेटिव वर्ड होता है, तो 81 का ऑप्शन डी सी गलत हो जाएगा और 81 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में क्या करा है? ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? ईवीएस में आकलन का संकेतन क्या होता है? कथा देना नहीं होता है, सूची बनाना ये भी नहीं होता, स्मरण करना बिल्कुल नहीं होता, ये निगेटिव होता है, ठीक है। तो चर्चा करना सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कर रहा है? कक्षा 3 के विषय मानचित्रण, ठीक है, मानचित्रण का बात कर रहा है कि अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा, ठीक है। कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? उसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना। छोटा बच्चा कैसे घर का चित्र बनाएगा अपने घर का, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। उसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसको पता रहता है रास्ता स्कूल से घर, ये सबसे आसान होता है। चित्र बनाना बच्चा उतना अच्छा से, छोटा बच्चा कैसे चित्र बना पाएगा उतना अच्छा से, लेकिन वह रास्ता को जरूर डिनोट कर देगा, ठीक है। उसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 83 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है? एक शिक्षक को कक्षा 1 में विद्यार्थियों को पशु तथा उपथीम पढ़ाना है, ठीक है। 6 प्रकार का थीम होता है, हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर अभी तक नहीं देखे तो पिछला वीडियो भी सेट 1 देख सकते हैं, ठीक है, जो अपलोड किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थी तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थी से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाए, नहीं, सूची नहीं बनाना है, ठीक है। बच्चों को वास्तविक चीज़ से बताना है,
मूर्त चीज़ से, ठीक है, प्रत्यक्ष चीज़ से। विद्यार्थी को जानवर का नाम भी नहीं बताना है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में क्या करा, विद्यार्थी को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना है, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को वास्तविक रूप से जाकर दिखाना है, उसके बाद फिर बताना है, ठीक है। विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र भी नहीं दिखाना, उसको वास्तविक ज्ञान देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 84 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है, डॉक्टर ब्यूमेंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी गई वैज्ञानिक विधि में को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, परिकल्पना को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, ये तो लास्ट में होगा। निष्कर्ष कब निकाला जाता है, लास्ट में निकाला जाता है, ठीक है। और क्या, परिकल्पना का प्रस्तावित करना, तो सबसे पहले परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। परिकल्पना को सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमारा क्या होगा, निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक, निष्कर्ष निकालना, तो ये लास्ट में जाएगा। तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन भी लास्ट में एक नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। बचा हमारा सी और डी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले परीक्षण यानी पता लगाया जाता है, ठीक है। परीक्षण करने के बाद क्या किया जाता है, अनुमान का परीक्षण किया जाता है या फिर प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुमान का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अनुमान का परीक्षण होगा या प्रश्न पूछना होगा। यहाँ पे क्या होगा, 85 का प्रश्न पूछना, ठीक है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पूछने के बाद क्या होगा, परिकल्पना प्रस्तावित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अनुमान लगाया जाएगा, अनुमान लगाने के बाद अनुमान का परीक्षण किया जाएगा, लास्ट में निष्कर्ष दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है, विद्यार्थी को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। जैव विविधता के बारे में बच्चों को अनुभव देना है। पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें और लेख पढ़ने के लिए बच्चा को पढ़ना और लेख लिख के यानी कि लिखने के लिए, लिखा पढ़ने के लिए भी नहीं कहना है। बच्चों को क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना है, ठीक है। प्रवासी पक्षियों को विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, ये भी नहीं होगा, चलचित्र नहीं दिखाना है, उसको रियल एनालिसिस करना है, वास्तविक रूप से उसको दिखाना है। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए लेके जाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अभ्यारण्य में ले जाकर उसको क्या करना है, बताना है, दिखाना है, ठीक है। विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता भी नहीं होगा यहाँ तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है, तो सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, ठीक। उसे लगता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसे शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसे अतिरिक्त समय दे, उसे अधिक स्नेह दे, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षण सामग्री, क्योंकि यह क्या है, होनहार है, ठीक है। मतलब बच्चा प्रतिभाशाली है और प्रतिभाशाली को विशिष्ट सामग्री देना चाहिए ताकि वह आगे चल के कुछ और भी अच्छा कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कर रहा है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का भाग है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण की अवधारणाएं, ये नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान मुद्दे और सरोकार, ये भी नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान असमानता, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने सेट 1 में भी किया हुआ है, वहाँ पे डिस्कशन किए हैं। अगर अभी तक नहीं देखें तो सेट 1 भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उसमें हमने बताया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कर रहा है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन सीखने सिखाने के लिए नाटक उत्तम विधि मानी जाती है। इनमें से कौन सा कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए एक विषय वस्तु से जोड़ने में सरल है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में है इसका, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक याद रखता है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और ए सही हो जाएगा। बी और ए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सबसे उचित क्या होगा, अगर बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि धीमी गति से सीखने वाला बच्चा इसको पसंद करता है। उसको सिखाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसको अधिक देर तक याद रहे और वह इन सब चीज़ से जुड़ के सरल आसानी से सीख सके। तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो सी नहीं होगा, तो बाकी ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, सी
ऑप्शन बी में सी है ये चला जाएगा, ऑप्शन डी में सी है ये चला जाएगा, ऑप्शन सी में सी है ये चला जाएगा, बचेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद अंतिम क्वेश्चन क्या है 90 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, तो किसमें सहायता करती है? पर्यावरण अध्ययन विषय से मुद्दे और सरोकारों को याद करने में, याद करना जहाँ भी आएगा नेगेटिव वर्ड होता है ये ऑप्शन गया। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, व्याख्या भी नहीं होगा। सभी संसाधन द्वारा ज्ञान की रचना करने में, और पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों को सरोकारों के प्रति प्रक्रिया देने में। तो 90 का क्या आंसर सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर सेट 3 के लिए, सेट 3 भी बहुत जल्दी आने वाला है, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो उसको भी जल्द से जल्द बना के हम लोग अपलोड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जो 4 जनवरी 2022 को पूछा गया ऑनलाइन सीबीटी मोड में, इस बार सीटेट का एग्जाम में पूछा गया था 2022 में 4 जनवरी को। ठीक है, तो उसका हम लोग फिर 30 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत जल्दी करेंगे, अगर आप लोगों को कमेंट जल्द से जल्द आएगा तो। ठीक है, तब तक के लिए वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए और इसको रिपीट करके देखते रहिए। ठीक है।